अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम। अगले आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में आज इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें सूबाई हुक्काम के लिए कमीशन के मुख्तलिफ शोबों के जिम्मेदारान ने शिरकत की। इजलास को बैलेट पेपर्स, स्टेशनरी और दीगर जरूरी मवाद की खरीदारी से मुतल्लिक आगाह किया गया। इसके अलावा नई इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी यानी वोटर्स लिस्ट को अपडेट करने, पोलिंग स्टाफ के डेटा और पोलिंग स्टेशंस के बारे में ब्रीफ किया गया। इंतखाबी अमला RMS यानी रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम कैसे इस्तेमाल करेगा, इसकी तरबियत कब और कहां होगी, इसके अलावा हल्का बंदियों की तकमील के बारे में भी शुरकाए इजलास को आगाह किया गया। इस साल 3 अप्रैल को जब कौमी असम्बली तहलील की गई थी तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 6 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा था, जिसमें इलेक्शन कराने के लिए तारीख तजवीज़ करने का कहा गया था। खत में आइन के आर्टिकल 48 की शिक 5A और आर्टिकल 224 की शिक 2 का हवाला दिया गया था, जिसके तहत असम्बली की तहलील के 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराना आइन की जरूरत है। 7 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने सदर के खत का जवाब दिया, जिसमें इंतखाबात की राह में मुख्तलिफ कानूनी रुकावटों और तरीक़ेकार के मसाइल का हवाला देते हुए बताया कि साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए 4 महीने दरकार है, इसलिए आम इंतखाबात का इनेकाद अक्टूबर से कबल मुमकिन नहीं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने यह तौजीह भी पेश की थी कि मरदमशुमारी की हतमी फहरिस्त जारी नहीं की गई। अब यह उज़र भी खत्म हो गया है। इदारा शुमारियात ने हाल ही में 16 नवंबर को यह फहरिस्त जारी कर दी है, जबकि 2023 के जनरल इलेक्शन पर आने वाले खर्च का तखमीना 48 अरब रुपए लगा लिया गया है। यहाँ पर सोचने की बात है कि क्या हम कह सकते हैं कि इंतजामी लिहाज से आम इंतखाबात की राह में रुकावटें काफ़ी हद तक दूर हो गई हैं और अब ये सिर्फ सियासी मामला रह गया है कि सियासतदान इलेक्शन पर रजामंद हों। इस बारे में हम इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद साहब ये बताइएगा कि आज के इजलास के बाद क्या हम ये तसव्वुर करें कि अब हम इलेक्शन के लिए या हमारा इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार है? देखिए जी हबीब अकरम साहब, आप इलेक्शन कमीशन के तमाम मामलात को जानते हैं कि इलेक्शन की रूह जानते हैं और उसको जानते हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 14 के तहत उन्होंने अपने कानूनी जो दिया मानी तौर पर अपने उसमें लिखा हुआ है कि 4 महीने पहले आपने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तमाम तैयारियां मुकम्मल करनी है, जिसमें हल्का बंदियां, इलेक्टोरल रोल, उसके बाद मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, रिटर्निंग ऑफिसर, सारा एक मामला है। उन्होंने एक चार्टर दिया हुआ है। उसके तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं और उन्होंने तमाम फैसला किया कि हम 4 महीने के अंदर अंदर क्या काम करना है। वो सबसे बड़ी अहम बात यह है हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है और तमाम मामला। अब सबसे बड़ी अहम बात यह कि अमला स्टाफ की तैयारी, ट्रेनिंग, ये सारे मामला इलेक्शन कमीशन पर रूटीन के मुताबिक। अब अगर इमरजेंसी में ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने ये तो आम इंतखाबात के हवाले से कहा और आम इंतखाबात तो होने हैं 2023 में, तो क्या आज की तैयारियों को हम लें कि आज अगर फर्ज करें, दस्तूर में तो गुंजाइश है कि असम्बली टूटती है तो 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जा सकते हैं? जी हाँ, इलेक्शन फौरी तौर पर अब अगर किसी वजह से इमरजेंसी हो जाती है या कोई ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाती हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है विद इन 90 डेज में इंतखाबात करवाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इस वक्त RMS की बात होती है, रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम की। रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम पिछली दफ़ा भी प्रॉब्लम उसके बारे में कभी RTS बैठ गया, क्योंकि IT के हवाले से हमारी इलेक्शन कमीशन की को बहुत अच्छा तजुर्बा नहीं रहा। तो क्या अब आप समझते हैं कि हमारा इलेक्शन कमीशन इस हद तक पहुंच चुका है, यहां तक पहुंच चुका है कि हम IT का बेहतर इस्तेमाल कर सकें? देखिए जी हबीब अकरम साहब, आपने बहुत काम किया, हमने भी इसको देखा हुआ है कि ये हमारा सिस्टम बहुत कमजोर है। इंतखाबी हालात ऐसे ज्यादा हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है जो भी इलेक्शन करवाएगा वो कंट्रोवर्शियल बन जाएगा और उसमें जो है हारने वाली जमातें जो होंगी वो कभी इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेंगी। ये हमारी 70 से लेकर अब तक के तमाम रवायात मौजूद हैं। अब भी इन्होंने वक्त ज़ाया कर दिया। इस मौजूदा हुकूमत ने 8-9 महीने ज़ाया किए हैं। इन्होंने कोई इंतखाबी इस्लाहात के बारे में जो इमरान खान साहब ने पिछली गवर्नमेंट में अपनी बहुत सी तजावीज़ें अच्छी थी, तजवीज़ थी, हमने भी उसकी सपोर्ट की थी, उसी को थोड़ा सा चेंज करके उसको आगे ले आते तो हम समझते हैं कि ये हुकूमत जो है ये शफाफ इंतखाबात करवाने की तरफ रवा दवा है। कि इन्होंने तो अपना टाइम ही ज़ाया कर दिया और सिवाय इस काम करने के
कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट कास्ट ना करने दिया जाए, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो उसमें बड़ा सेक्शन है जी 104 103 उसमें डिलीट कर दिया जाए। तो वो डिलीट हो गया, हज़फ हो गया, ख़त्म बात हो गई। तो ये तो मौजूदा हुकूमत ने दिया ही नहीं। हमने भी कोई बड़ी तजावीज़ें पेश की। मैंने खुद कहा, प्राइम मिनिस्टर को भी कहा, स्पीकर कौमी असम्बली को भी, हमारे पास हैं तजावीज़ें, हम बैठ के फैसला कर बता देते हैं, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुए। इसका अंदाज़ा ये है कि ये इंतखाबी शफाफ इंतखाबात कराने के बारे में इतने संजीदा नहीं है। इन्होंने तो अच्छा बस ठीक है, जो एक रवायात है पुरानी। और मैं हमेशा कहता रहा हबीब अकरम साहब कि ये जो हमारा जो इलेक्शन एक्ट 2017 इसमें कोई ऐसी अहम बात नहीं है कि आप शफाफ इंतखाबात करवा सकेंगे। ये तो एक रूटीन का है जो अच्छा हमारा कंवर साहब ये बताइएगा कि जैसे अभी आपने ईवीएम का जिक्र किया, तो क्या इलेक्शन कमीशन अपने तौर पे ईवीएम का कोई तजर्बा कर सकता है आइंदा इलेक्शन में? नहीं जी, मैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में हम तो बड़ी सपोर्ट करते थे कि भाई ये होना चाहिए था, लेकिन ये कुछ हमारे साबिक वज़ीर आज़म की भी कुछ पॉलिसीज है, उसकी वजह से ये इंतहाई कंट्रोवर्शियल बन गया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर वो साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के हवाले कर दिया फवाद चौधरी साहब, और वो दरमियान में इस अंदाज से उन्होंने उस केस को प्लीड किया कि बाकी तमाम सियासी जमातें वो एकदम अलर्ट हो गई कि इसमें खास बात क्या है, जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को एतमाद में लिए बगैर ही ये अपना प्रोग्राम पेश कर दिया। उस पर जब इलेक्शन कमीशन ने इसमें चंद बहुत मामूली, हबीब अकरम साहब, एक उसमें होता है जी जिसमें चिप्स लगाते हैं खतरा होता है, या जी सॉफ्टवेयर तब्दील, ये सब चीजें दूर हो सकती थी। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं था। ये इंतजामी मामला थे, टेक्नोलॉजी के मामला थे। तो नादरा के साथ मिलकर और बाकी हमारी जो जी आईटी मिनिस्ट्री है उससे मिलकर ये खत्म हो सकता था। ये बताइए कंवर लेकिन साहब बहरहाल के इमरान खान साहब की तरफ से बाकायदा तौर पर बार बार ये कहा जाता है इलेक्शन कमीशन के बारे में, और बिलखुसूस चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इस अदम एतमाद की फिजा में क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन के ये फैसले के इलेक्शन करवाने के लिए हम तैयार हैं, ये काबिल कबूल होंगे? वो ठीक है, वो कुछ बहुत सी बातें अंदरूनी तौर पर ऐसी हैं, जैसे इमरान खान साहब को मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे कि इतने बड़े वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इंटरनेशनल लीडर इमरान खान हैं, उनको जिस अंदाज से उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की, गाली गलौज की, बुरा भला किया, वो उनके म्यार के मुताबिक नहीं थी। ये फवाद चौधरी टाइप की लेवल तक तो ठीक थी, लेकिन उस लेवल तक नहीं थी जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और इंटरनेशनल लीडर। लेकिन बहरहाल बात चली गई है, वो तो इलेक्शन का केस चल रहा है। तो लेकिन सारे मामलात आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब भी जब ये इलेक्शन का जब वक्त आएगा तो जनाब केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, तो केयर टेकर गवर्नमेंट ने सारे फैसले करने हैं। तो और कंवर साहब ये बताइएगा कि गवर्नमेंट इस मरले पे हमें इलेक्शन कमीशन को क्या जरूरी नहीं था कि वो बाकी सियासी जमातों को भी साथ बिठाए और उन्हें अपनी तैयारियों के बारे में आगाह करे? इसमें अभी अकरम साहब बहुत कुछ तब्दीलियां आने वाली है जो हम महसूस कर रहे हैं, और वो कभी आपके साथ हम 1-to-1 मुलाकात करके या कोई खास प्रोग्राम करके बता देंगे जी कि ये मामला ऐसा आ रहा है, जो सामने नजर आ रहा है कि ये बैठ के फैसला करना पड़ेगा इनको, इमरान खान साहब को भी। और अगर इमरान खान साहब नाहलियत के दरवाजे से निकल गए, अगर मामला तो बहुत सीरियस है, उनके बारे में बड़े केस चल रहे हैं, 8-10 केस तो इलेक्शन कमीशन में जेर समाअत है। आज डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत में भी केस जो है वो भी जेर समाअत आ गया है। अगर सारे इन मरहले से गुजर जाते हैं पुरअमन तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, तो फिर ये तमाम सियासी जमातें बैठ कर फैसला कर लें कि आइंदा ऐसा इलेक्शन हो इसमें कोई इतराज ना हो, किसी हर आप एतमाद के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए। अब इलेक्शन हो जाए, अब बाकी जमातें इसमें इलेक्शन में कामयाब नहीं होती तो वो उस पर तनकीद करेगी, वो इलेक्शन कमीशन में तनकीद भी करेगी, आने वाली गवर्नमेंट में भी करेगी। तो ऐसा सिस्टम बैठ सकते हैं हम। ये आपने भी इस पर बड़ा काम किया है, आपके पास भी बड़े अहम इसके बारे में हैं डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास भी बैठे हैं। तो हम बता देते हैं कि जनाब इस तरीके से अगर आप इंतखाबात करवाएं तो सारी सियासी जमातें बैठकर इस पर इंतखाबी अमल पर काम हो सकता है। लेकिन आपने अगर सियासत करनी है या इस पर तनकीद करनी है तो आइंदा इलेक्शन जो होगा वो 2018 की तरह, अगर इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी ले जाते हैं, जब बड़ा चांसेस, बहुत चांसेस उनका, अगर वो ले जाते हैं तो फिर बाकी सियासी जमातें कहेंगी जनाब ये टेम्पर हो गया, इसमें गड़बड़ हो गई, इसमें कोई एस्टेब्लिशमेंट बीच में आ गई, पर क्या तो फिर क्या इस मौके पे जरूरी नहीं है कि इसी वक्त सारी सियासी जमातों को साथ बिठा ले इलेक्शन कमीशन?
हमने यही कहा, हमने ये कहा कि जनाब ऐसे सारे मैंने सदर पाकिस्तान से बात में कहा, मैंने सदर साहब से कहा कि जनाब आपके यहाँ एक मीटिंग कर लेते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हम ये तमाम सियासी जो स्टेक होल्डर हैं, जो पार्लिमानी स्टेक होल्डर हैं, उनसे ये पूछ लेते हैं कि आखिर कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए कि जिसकी बना पर आप इंतखाब को जो हो उसको तस्लीम कर लें खुशदिली के साथ, जैसे इंडिया में होता है, बांग्लादेश में होता है, तस्लीम कर लिया जाता है। तो वो मैंने सदर साहब से भी कहा कि हम आपके यहाँ एक आरटीसी बुला के कॉन्फ्रेंस करवा के फैसला करवा लेते हैं और आपकी सरबराही में एक हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो उनका ख्याल ये है कि अभी हालात ऐसे चल रहे हैं, कुछ तो इंतजार कर लें, तो हम चंद हफ्तों बाद, 2 हफ्ते बाद जब हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर हमारा ये प्रोग्राम है कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऐवान सदर में करवाएं या कहीं भी करवा दें। इसमें आपको भी हम ज़हमत देंगे, आपके पास बहुत तजुर्बा है, तो वो सारी चीजें बैठ के फैसला कर लें, इसे मुल्क जो आगे चले। अब आप इलेक्शन हो जाते हैं, उनको तस्लीम नहीं करते। उन्होंने कैसा गलत नारा लगाया 2018 के इंतखाबात में, छोटी मोटी आरटीएस बैठने से कुछ फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन उन्होंने सिलेक्टेड करके एक बदमज़गी पैदा की। आज जब ये गवर्नमेंट ने आदम एतमाद के तहत इमरान खान साहब को करवाया, बल्कि मुझे याद है उस जमाने में आपके ऊपर और मेरे ऊपर बड़े इल्जाम लगाए जाते थे क्योंकि हम 2018 के इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कहा करते थे। ये बताइएगा कंवर साहब के इस वक्त जो सिस्टम है, जो रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, अगेन इसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व होंगे, आईटी इन्वॉल्व होगी, उसके बाद फिर रिजल्ट्स जो हैं वो पहुंचाना होंगे, तो क्या आपके ख्याल में इस वक्त इलेक्शन कमीशन 2018 की निस्बत बेहतर पोजीशन में है आईटी के इस्तेमाल के हवाले से? नहीं, 2018 की से हम मुकाबला करें ये इलेक्शन कमीशन बेहतर है। आप इनको बाकी हट के जो हर सियासी जमातों के अपने अपने होते हैं तहफ़्फ़ुज़ात, कोई हर्ज नहीं, लेकिन इससे बेहतर जा रहा है उससे 2018 के इलेक्शन से। आप ये देखेंगे जब मामला इस तरह से चल रहे हैं कि सबसे बड़ी अहम बात ये भी है हबीब अकरम साहब, जो बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, हमारी अदालतें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को चलने नहीं दे रही। वो जब भी कोई फैसला करते हैं उसी वक्त कोई ना कोई स्टे आर्डर हो जाता है, उसको बकायदा उसके रास्ते में रुकावटें पैदा की जाती हैं। जबकि मैंने भी देखा है, मैंने इंडिया का विजिट भी किया हुआ है, इंडियन इलेक्शन कमीशन में ये है कि जब वो अपना काम शुरू करते हैं तो इंडिया की कोई अदालतें उनके मामले में लेकिन कंवर साहब इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन वो काम कर रहा है जो रवायती तौर पे इलेक्शन कमीशन के नहीं है। इलेक्शन कमीशन इमरान खान जैसे लीडर को नाअहल करार दे रहा है, इलेक्शन कमीशन उन्हें तौहीन इलेक्शन कमीशन में बुला रहा है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर और भी उनके एतराज़ात हैं। ये भी तो प्रॉब्लम है ना, तो अदालतों से रिलीफ मिलेगा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? नहीं, देखो अदालतों को क्या काम है, जब इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात है, ठीक है, आप उस इख्तियारात को चैलेंज तो उसके फैसले की बात करें ना। आप इन्हें तो अब सबसे बड़ा अहम फैसला चल रहा है तो इन्हें इलेक्शन कमीशन वो इन्होंने अपना सेक्शन 10 के तहत लगाया, दुरुस्त है गलत है ये बात की बात है, लेकिन जो सेक्शन 10 ने, जो हमारा आर्टिकल 217 है उसके सेक्शन 10 ने उनको बेपनाह इख्तियारात दे दिए हैं हाई कोर्ट्स के बराबर के, आप इसके बारे में कार्रवाई कर सकते हैं। उस पर हमारी अदालतों ने मुदाखलत क्यों की? दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारा इलेक्शन, हमारा तो कहते हैं मुल्क का स्टेट का इलेक्शन कमीशन है, उसके पास वही इख्तियारात हैं जो हाई कोर्ट के बारे में। मेरे पाकिस्तान के साबिक 4 चीफ जस्टिस ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा जी ये आपके इलेक्शन कमीशन का जो स्टेटस है वो हाई कोर्ट के बराबर है, तो इनके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में दाखिल क्यों कर रही है? ये पाकिस्तान के 4 चीफ जस्टिस ने कहा। मैं एक जस्टिस का मैं नाम ले देता हूँ, जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब ने मुझे कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान में रहे और चीफ इलेक्शन कमीशन रहे। उनको मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि इलेक्शन कमीशन का जस्ट स्टेटस जब हाई कोर्ट के बराबर है तो फिर इसके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाए, तो ये अदालतें क्यों उनके मामले में रुकावट डाल रही हैं? तो ये मिसरी डाल रही है ताकि अपना मीडिया में अपने शोशा दिखाने के लिए कर रही है। तो तौहीन इलेक्शन कमीशन, आपके ख्याल में तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में लोगों को नाअहल कर दिया जाए, अदालत जो इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग के बारे में फैसला किया उसको चैलेंज ना किया जाए और उसकी नाअहली भी मान ली जाए? दुरुस्त है, आपकी बात मैं बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। इस पर फैसला हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के हदूद का तयन कर देगी। इसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब भी बड़ा इस पर कंसर्न है और वो भी इसके बारे में गौर खोज करेंगे, और इलेक्शन कमीशन ने भी उनको एक रेफर भिजवाया है कि जनाब हमारे इख्तियारात का तयन किया जाए, तो वो भी मेरे ख्याल में तयन हो जाएगा तो फिर मामले ठीक हो जाएंगे और हालात भी ठीक हो जाएंगे। जी, तो कंवर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त इंतखाबात के लिए कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए।
ये बताइएगा कि इस वक्त आप इलेक्शन, आप साबिक सेक्रेटरी भी रहे हैं, इस वक्त आप इलेक्शन कमीशन की तैयारियों को और जिस वक्त उन्होंने शुरू की हैं, यानी अभी अक्टूबर है, नवंबर आ चुका है, नवंबर में उन्होंने तैयारियां शुरू की हैं, तो आपके ख्याल में ये मुनासिब वक्त है? इलेक्शन कमीशन ने वेल इन टाइम अपना काम शुरू कर दिया है और ये काम अपना मुकम्मल हो सकता है अगर 90 दिन में इलेक्शन की जरूरत पेश आए तो? नहीं, मेरा तो अपना तो ख्याल यही है कि जिस तरह के हालात पाकिस्तान के जा रहे हैं, तो इसके बारे में तो नेक्स्ट इलेक्शन करवाने के लिए तो कोई अपना मुआहदा कर लेना चाहिए और मुज़ाकरात कर लेने चाहिए। अब अगर ये दिसंबर में, जैसे हमारी इतला के मुताबिक ये दिसंबर में जो है ये असम्बलियाँ जो है वो डिज़ाल्व होने के इम्कानात हैं और अप्रैल मई में इंतखाबात हो जाएंगे। इस लिहाज से कि 31 दिसंबर या 15 दिसंबर के बाद भी अगर असम्बलियाँ डिज़ाल्व होती हैं तो ये 15 मार्च 15 अप्रैल तक इंतखाबात हो जाएंगे। ये इंतखाबात होने अच्छा, ये आप तज्जिया पेश कर रहे हैं या किसी ने आपको बताया है? नहीं, मैंने बताया नहीं गया, हालात बता रहे हैं। जिस तरह इलेक्शन कमीशन तैयारियां कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से हमारी बात हुई है, कहते हैं हम तो मुकम्मल तैयार हैं। आप 90 दिन में, जो पहले जब एक थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल पैदा हो गया था, वो जिसमें जब इलेक्शन कमीशन ने कहा हम तैयार नहीं हैं, तो वो भी एक बुनियादी तौर पर बात ये थी कि हमारे वक्त कहना पड़ता है, में कोई बात नहीं होती, सफाई अपने एक बिल्कुल सही न्यूट्रल बात हम करना चाहते हैं, तो न्यूट्रल का लफ्ज़ अच्छा नहीं इस्तेमाल हो रहा है आजकल। लेकिन बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जब हमने आइन के आर्टिकल 151 में तरमीम करने के लिए उस वक्त के वज़ीर आज़म को 16 खतूत लिखे कि जनाब इसमें आप तरमीम कर लें आइन के आर्टिकल 151 में, ताकि हम हल्का बंदियां करवा सकें। तो उस पर इलेक्शन कमीशन का कहना यह था कि हमने मुसलसल 16 खत लिखे और 16 खत का जवाब नहीं आया। फिर वो स्पीकर को, अपनी असम्बली को लिखा। फिर उसके बाद आजम खान जो उनके बड़े प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, ब्राह्मण बने हुए थे, पंडित बने हुए थे, तो वो जनाब उन्होंने किसी खत का जवाब दिया। मैं हमेशा उनको पंडित ही कहता था। अच्छा। जब वो किसी खत का जवाब वो नहीं देते थे, पता नहीं क्या उनकी शक्ल थी, क्या सूरत थी, पता नहीं कहाँ से वो आए थे उस सूरत बख्शी से। लेकिन बहरहाल हमें उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए। लेकिन जब उसने इमरान खान को बहुत नुकसान पहुंचाया है, आजम खान ने, तो वो जनाब उसके बारे में कोई खत का जवाब नहीं। अब वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जो आधी रात को जो अदालतें खुली थी, तो उन्होंने कहा हमारे तो हमें तो हल्का बंदी नहीं करने दी, तब बताइए हम हल्का बंदी कैसे करें। या तो हमें ऑर्डर दे दें कि पुरानी हल्का बंदियां जो हो चुकी हैं उसी पर इंतखाबात करवा दें, हम उस पर इंतखाबात करवा देते हैं। लेकिन आइन ये कहता है कि ये जो आर्टिकल 151 ये कहते हैं प्रोविजनल हमने मर्दमशुमारी, आपने बड़ा इसमें कॉलम लिखा है, पर प्रोविजनल मर्दमशुमारी जो है वो होगी जो 2018 के इंतखाबात में होगी, और आइंदा इंतखाबात के लिए आपने हातमी फाइनल मर्दमशुमारी के नोटिफिकेशन पर आपने हल्का बंदी करानी है। तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा जो लफ्ज़ जो लिखा ना प्रोविजनल, उसको आप फाइनल में तब्दील कर दें ताकि हम उसी हल्का बंदी पर आगे लेकर चलें, वरना हमें तो अब तो हल्का बंदियों का मामला दरमियान में नहीं आएगा ना? नहीं, बहरहाल वो फिर इसके बाद फैसला हो गया। अब वो प्रोविजनल जो है उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में उन्होंने कहा ठीक है, हम 2017 में जो हल्का बंदी हुई थी उसको उन्होंने फाइनल कर दिया। लेकिन एक बात और आप जरा गौर से देखें, और आपने जरा कानून भी पढ़ा हुआ है, जो हमारी मुश्तरका मफादात कौंसिल था, जो आईनी एक इदारा है, उसने ये फैसला किया था, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, उसमें चारों सूबाई वज़राला के दस्तखत है कि नई मर्दमशुमारी, डिजिटल मर्दमशुमारी जो है वो 31 दिसंबर 2022 तक मुकम्मल हो जाएगी, और उसकी रोशनी फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मार्च अप्रैल मई तक अपनी हल्का बंदी करवाएगा और इंतखाबात 2023 में। वो आइन से आगे तो नहीं जा सकते ना? जब मुश्तरका मफादात कौंसिल का फैसला जो है वो आइन से आगे तो नहीं जा सकता ना? नहीं, बहरहाल वो मुश्तरका मफादात कौंसिल भी एक आईनी इदारा है ना, उस पर इलेक्शन कमीशन का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर इन्होंने मुश्तरका मफादात कौंसिल को नजरअंदाज किया तो कोई ना कोई पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है कि जनाब इन्होंने डिजिटल मर्दमशुमारी नहीं करवाई। लेकिन बहरहाल वो भी एक आईनी इदारे की सिफारिशात भी है इस तरह की, उसके बारे में वो नहीं हुई। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी हल्का बंदियां करवा ली है। अब उसको भी सियासी जमातें बाहर कराची के नहीं तस्लीम करेंगी कि अगर वो डिजिटल मर्दमशुमारी होती है तो अपने बात सबसे बड़ी अहम बात यह है कि वहाँ कराची की सीटें बढ़ जाएंगी। कराची 19 कौमी असम्बली की 25 कौमी असम्बली की सीटें वो 30 हो जाएंगी।
लेकिन वो अभी तक अभी मर्दशुमारी नहीं हुई, वो नहीं डिजिटल हुई। मर्दशुमारी नहीं हुई। जी, बहुत ये शुक्रिया। सारे मामला हैं जो जी। लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन तैयार है मुकम्मल तौर पर। आज असेंबली डिजाइन 90 दिन में इंतखाबात करवा देंगे। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी कमीशन। आप हमें बता रहे थे, ये खुशखबरी सुना रहे थे कि हमारा इलेक्शन कमीशन इस वक्त आइंदा इलेक्शन के लिए तैयार है। प्रोग्राम में वक्त आ गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो। वेलकम बैक। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 15 जनवरी 2023 को कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी से मुतल्लिका इदारों को अपने इंतजामात मुकम्मल करने की हदायत भी की है। अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन का कहना है कि विफाकी हुकूमत और वजारत दाखिला कानून नाफिज करने वाले अहलकार मुहैया करें और चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध भी सिक्योरिटी अहलकार तैनात करें। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अपना फैसला 15 नवंबर की समाअत के बाद महफूज किया था। 15 नवंबर की समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात 120 दिन के अंदर हो जाने चाहिए। उन्होंने इस बात का इंदिया भी दिया था कि सूबाई हुकूमतें नहीं चाहती कि बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। उन्होंने पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मुश्किलात का जिक्र किया था। बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के हवाले से सिंध हुकूमत ने यह मौक़िफ़ अपनाए रखा कि सूबे में सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारे सैलाबी सूरत हाल से निपटने में मसरूफ हैं और ये कि हसास पोलिंग स्टेशन पर पुलिस की भारी नफरी दरकार होती है। इन वजूहात की बुनियाद पर कराची में बल्दियाती इंतखाबात 24 जुलाई, 28 अगस्त और 23 अक्टूबर को यानी 3 बार इल्तवा का शिकार हो चुके हैं। दूसरी जानब सिंध हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को 15 रोज में कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल देने का हुक्म दे रखा है। इलेक्शन कमीशन के इस हुक्म के बाद क्या वाकई अब बल्दियाती इलेक्शन हो पाएंगे कराची और हैदराबाद में? इस बारे में बात कर हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब। हाफिज साहब, ये बताइएगा कि क्या अब आपको लगता है कि इलेक्शन हो पाएंगे? उसूलन तब हो जाने चाहिए, कोई रुकावट भी नहीं है। सिंध हाई कोर्ट ने कह दिया कि होने चाहिए, दोबारा कह दिया कि होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया होने चाहिए। अब तो ज़ाहिर है साजिशों का तो कोई हम इलाज नहीं कर सकते, वो साजिशें जारी रहेंगी और आप देख लें इनके बयानात वगैरह। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं और बंद गली में ये लोग आगे अब निकल नहीं सकेंगे। हमने इस तरह से घेरा तंग किया है कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होगा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में जाने की गुंजाइश तो बाकी है सिंध हुकूमत के लिए। ऑलरेडी वहां पर एक फैसला अभी भाई मौजूद है और जाकर ये अपने आप को थकाएंगे और कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल है इससे इनका वर्कर और डिमोलराइज होता है। ये समझ नहीं रहे कि जितना ये इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं उतना इनकी मकबूलियत कम हो रही है और जमात इस्लामी जितना इलेक्शन के लिए आगे बढ़ रही है तो हर गुजरते दिन के साथ कराची में लोगों की ये ख्वाहिश भी बढ़ रही है कि किसी तरह जमात इस्लामी का मेयर और जमात इस्लामी के बल्दिया कराची में आ जाए। ये बताइएगा कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना भी ज़रूरी है। इस वक्त हुकूमत के पास ये जवाब मौजूद है कि हमारे कुछ लोग इस वक्त सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए मसरूफ़ हैं और जाहिर है उनकी हुकूमत भी है, तो आपको लगता है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी होगा कराची की हद तक? देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम अब शुरू हो गया है ना। मैं समझता हूं कि तरतीबवार इस तरह से होना चाहिए कि एक तो देखें तकरीबन अब 2 महीने हैं, जितने इनके बहाने थे वो भी खत्म हो गए और पुलिस की नफरी के हवाले से वैसे तो आदाद शुमार जो उन्होंने पेश किए थे वो इलेक्शन कमीशन में मैंने खुद पेश होकर उनके आदाद शुमार को भी गलत साबित कर दिया था। लेकिन बहरहाल वो जो कुछ भी कह रहे थे वो हुज्जत भी तमाम हुई और अब तकरीबन 1.5-2 महीने बाद जब ये इलेक्शन होगा तो उनके पास कोई जवाब नहीं है कि नफरी नहीं है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का काम यह है कि वो फौज को तलब करे, पुलिस मौजूद भी हो तब भी अगर आप पुरअमन इलेक्शन कराना चाहते हैं और एतमाद देना चाहते हैं कराची और हैदराबाद के लोगों को कि लोग एतमाद से जाकर वोट कास्ट करें और कास्टिंग रेशो बढ़े, तो उसका तरीका यह है कि आप स्टैटिक पोजीशन पर, यानी इसके लिए तो ये लोग कहते हैं कि तैयार हैं कि फ्लैग मार्च होता रहेगा और हमारी फोर्सेस मौजूद रहेंगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। अगर पोलिंग के बाहर फौज के 2-3 जवान खड़े हुए हों तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो आकर अमन अमान को खराब करे। इसलिए मैं समझता हूं कि स्टैटिक पोजीशन पर फौज तलब करें और ये इख्तियार आइन की आर्टिकल 220 के तहत इलेक्शन कमीशन का है और वो उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है कल ही अब इलेक्शन कमीशन का काम यह है कि वो बरतरफ कर दें सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को जो मुर्तजा वहाब साहब की सूरत में मौजूद हैं। हमें उनकी जात से कोई मसला नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो पीपल्स पार्टी के तर्जुमान भी हैं और उनके वर्कर भी हैं, तो अब वो कैसे मुमकिन है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन लें? उनको बरतरफ करना चाहिए। इससे कराची के हैदराबाद के लोगों का एतमाद बहाल होगा।
लेकिन जाहिर क्या सी बात है कि एडमिनिस्ट्रेटर और को जितनी रोल भी- प्ले कर सकता है? एडमिनिस्ट्रेटर तो बहुत छोटा ओहदा है इस पूरे इलेक्शन के मामले में और इलेक्शन कमीशन के मुकाबले में। देखिए, जब मेयर नहीं होता तो एडमिनिस्ट्रेटर ही चला रहा होता है ना। जी। तो जब अगर मेयर की एब्सेंस में एडमिनिस्ट्रेटर पार्टी पोजीशन पर आकर काम करेगा तो वो यही होगा कि रोजाना जो है वो इस पोजीशन को इस्तेमाल करके वो कैंपेन चलाएंगे। वैसे वो एक अलग बात है कि ये जितनी भी सड़कों की इनॉग्रेशन करते हैं वो इनके गले ही पड़ रही हैं, इसलिए कि पहले तो सड़कें खराब होती थी बारिश के पानी से और सीवरेज के पानी से, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हवा से और सूरज की रोशनी से टूट रही हैं। तो इसलिए ये तो इनके ऊपर तो हर गुजरते दिन के साथ कराची के अवाम का एतमाद इन पे से हट रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं कि जो तरीक़ेकार होता है हुकूमतों का कि वो दबाव डालते हैं, वो लालच देते हैं, वो मुख्तलिफ नुमाइंदों को खरीदने की कोशिश करते हैं, अवाम को खरीदने की कोशिश करते हैं, तो उसका तरीका यह है कि इलेक्शन कमीशन तो कम से कम अपने आप को जो है वो इम्पार्शियल शो करे। नईमुर रहमान साहब, आप एक बार फिर ये तकाजा कर रहे हैं कि फौज इस इलेक्शन में किसी न कोई अपना किरदार अदा करे। आपको नहीं लगता कि अभी रिसेंटली जो हमारी फौज ने एक स्टांस लिया है कि ए पॉलिटिकल होने का, तो आप एक्चुअली उस रिजॉल्व के खिलाफ जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो आईनी जिम्मेदारी है उनकी। देखें, आइन की आर्टिकल 245 के तहत भी फौज को जहां तलब किया जाएगा वो आईनी जिम्मेदारी है, उसका कोई ताल्लुक पॉलिटिक्स से नहीं है। और इसी तरह आइन के आर्टिकल 220 के तहत इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों को इख्तियार हासिल है कि वो पाकिस्तान के किसी भी इदारे को इलेक्शन मुनक़िद कराने के लिए बुला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए ये आईनी इख्तियार जो भी इस्तेमाल करेगा तो वो उसको सियासी अमल नहीं कहा जाएगा। मैं तो समझता हूँ कि ये ज्यादा एपॉलिटिकल बात है कि अनबाइज्ड होकर वो किसी मतलब ये कि वो मौजूद ना हो और लोगों का तासुर ये है कि वो किसी को गिरा रहे हैं और किसी को उठा रहे हैं, तो उनको चाहिए कि पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हो और सबको बराबर का मौका दें कि लोग आए और वोट कास्ट करें और शाम को आप जो है उनका कोई अमल दखल ना हो इसमें। लेकिन नईम साहब, ये बताइएगा कि आपको कहां पर ज्यादा खदशा है इस तरह की धांधली होने का? माजी में भी हमने देखा है कि जब बल्दियाती इलेक्शन 2002 में जब उस वक्त हुआ करते थे तो उस वक्त कुछ पोलिंग स्टेशन पे शिकायत आती थी मखसूस इलाकों में, और हैदराबाद में शिकायतें उस तरह मीडिया पे नहीं आती थी। तो अब आपको कहां कहां लगता है कि ऐसा हो सकता है कि जहां पे पोलिंग स्टेशन पे कब्जा हो सके या कुछ और? देखें, जो वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने और जो पुलिस वगैरह ने अपनी कैटेगराइजेशन की है उसमें कराची के तमाम स्टेशंस को सेंसिटिव करार दिया है। 4993 स्टेशंस हैं जिनमें से उन्होंने तकरीबन 1500 को मोस्ट सेंसिटिव कहा है और बकिया को जो है वो सेंसिटिव कहा है। तो उनकी अपनी कैटेगरी के अंदर भी वो सेंसिटिव हैं। और कराची का चूंकि एक हिस्ट्री रही है और इस वक्त असल में मसला ये हुआ कि एमक्यूएम के तो दांत वात इस वक्त टूटे हुए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के वो इत्तेहादी बन गए और दोनों मिलकर इलेक्शन से फरार चाहते हैं। दोनों मिलकर जो है वो कराची के हुकूक गसब भी कर रहे हैं गुज़िश्ता कई बरस से। तो इसलिए वो जब उनसे कुछ नहीं बन पड़ेगी तो फिर धांधली पे आएंगे। इसलिए जरूरत इसी बात की है कि इन तमाम स्टेशनों पर फौज और रेंजर्स के जवान तैनात रहें और एतमाद के साथ जो जाएं लोग और वोट कास्ट करें। इससे कास्टिंग रेशो भी बढ़ेगा। जितनी पार्टिसिपेशन आवाम की होगी उतना फायदा है। ये तो एक ऐसी बात है ना कि मैं ये तो नहीं कह रहा कि सारे के सारे वोट जमात इस्लामी को डालने आ जाएंगे। ये तो सबके लिए है ना, सबको बराबर के मौका मिलना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी ने इतना जबरदस्त काम किया है कि लोग उसकी तरफ जा रहे हैं तो वो भी उनको भी मौका फराहम करें। और एमक्यू में इतनी मकबूल हो चुकी है, सारे उन्होंने 40 साल में इतनी खिदमत अंजाम दे दी कराची की, तो उनको भी मौका मिल जाएगा कि वो भी वोट डाल देंगे जाके उनके लोग भी। बहुत शुक्रिया हाफिज नईमुर रहमान साहब। आप हमें बता रहे थे कि कराची में फौज की ज़रूरत है ताकि इलेक्शन पुरअमन तरीके से मुनक़िद हो सके। अभी प्रोग्राम में वक्त आ गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो। वेलकम बैक। आज इस्लामाबाद की नैब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस नैब कानून में तरमीम की वजह से नैब को वापस कर दिया। नैब कोर्ट के जज मोहम्मद बशीर ने गुज़श्ता रोज़ का महफूज करदा फैसला सुनाते हुए कहा कि इस रेफरेंस में नए एक्ट के तहत हमारा दायरा इख्तियार नहीं बनता। हम नैब और ना ही मुल्ज़मान के हक में या खिलाफ फैसला दे सकते हैं। इसहाक़ डार के खिलाफ जारी ट्रायल यही ख़त्म किया जाता है। इसहाक़ डार के खिलाफ दिसंबर 2017 में ये रेफरेंस दायर किया गया और इसी साल वो बैरून मुल्क चले गए थे। अदालत में अदम पेशी पर उन्हें मफरूर करार दिया गया और जब हालात मुवाफिक हुए यानी नून लीग की हुकूमत बनी तो वो 5 साल बाद 26 सितंबर को पाकिस्तान आ गए। यहाँ आकर उन्होंने अदालत के सामने सरेंडर किया और फिर बरीयत की दरखास्त दायर कर दी। इस रेफरेंस में तफ्तीशी अफसर समेत 42 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए, लेकिन ये सारी कार्रवाई, ये सारी मशक और ये सारी मेहनत अकारत चली। नई कानून साजी के बाद अदालत इस बात की मजाज ही ना रही कि उनसे मजीद सवाल जवाब कर सके।
इससे पहले शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और एहसन इकबाल के खिलाफ भी कार्रवाई रोकी जाती है। मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद ने ज़मामे इक़्तिदार संभालने के बाद नैब कानून में जो तरामीम की हैं उनसे फ़ायदा उठाते हुए अब तक नैब के बनाए हुए 50 से ज़ायद रेफरेंसेस अदालतों से खारिज किए जा चुके हैं। कानून में तरमीम के बाद नैब 50 करोड़ से कम की बदउनवानी पर तफ्तीश नहीं कर सकता। नैब मुलाजमीन पर यह कदगन भी है कि अगर उनका बनाया हुआ रेफरेंस झूठा साबित हुआ तो उन्हें 5 साल तक की कैद भुगतना पड़ सकती है, और अगर उन्होंने किसी को किसी भी केस के बारे में बताया तो भी उन्हें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो 5 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी हो, इस पर नैब कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। तरमीम के जरिए कानून में लिख दिया गया है कि अगर 2022 से पहले कोई सजाएं हुई तो उन्हें जायज समझा जाएगा, मगर इन सजाओं के खिलाफ अगर अपीलें ज़ेर समात हैं तो इन पर नए कानून का इतलाक होगा। ये शक गालिबन नवाज शरीफ के मुकदमात ख़त्म करने में भी मदद देगी। अब चलते हैं एक और स्टोरी की तरफ जो मुतल्लिक है अरशद शरीफ के, और जायज़ा लेते हैं इस स्टोरी में कि अब तक क्या तफ्तीश हो चुकी है। अरशद शरीफ कत्ल केस में इंक्वायरी टीम दुबई से वतन वापस आ चुकी है। FIA और IB के अफसरान पर मुश्तमिल 2 रुकनी टीम ने 6 रोज मुत्तहिदा अरब अमारात में क़याम किया, जहां उन्होंने इस कत्ल से मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी की। टीम ने निजी चैनल के मालिक से मुख्तलिफ सवालात भी किए, जिनमें से बाज़ के जवाब नहीं मिल सके और ना ही हुक्काम की तरफ से अरशद शरीफ के दुबई से जाने के बारे में कुछ इल्म हो सका। दूसरी जानिब इस केस के अहम किरदार खुर्रम और वक़ार तहकीकाती टीम से राब्ते में नहीं है। अरशद शरीफ को 22 और 23 अक्टूबर की दरमियानी शब केन्या में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। इस कत्ल के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान से टीम 28 अक्टूबर को कीनिया गई थी, जहां से वापसी पर मुफस्सल रिपोर्ट वजारत दाखिला को पेश की गई। दुबई से आने वाली तहकीकाती टीम ने भी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे वो कल पेश करेंगे। इस बारे में हम मज़ीद जानेंगे नुमाइंदे शाहिद अंजुम से। शाहिद, ये बताइएगा कि क्या फाइंडिंग्स मिली इस टीम को दुबई से? हबीब साहब, आज 1 महीना हो गया है अरशद शरीफ की शहादत को, और जब उनकी शहादत हुई तो उसके बाद जो है आपको मालूम है कि एक टीम तश्कील दी गई थी जो कि कीनिया गई थी, और वहाँ जाकर उन्होंने कुछ शवाहिद इकट्ठे किए थे। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनको भेजा गया था ताकि अरशद शरीफ की जो कत्ल है उसके मुहर्रकात के बारे में मालूम हो सके। कुछ रोज़ क़याम के बाद जब टीम वापस पहुंची, और उसके बाद जो है दूसरा मरहला ये था कि टीम को अब दुबई भेजना है, क्योंकि अरशद शरीफ कीनिया जाने से पहले दुबई में क़याम कर चुके थे। लेकिन संडे के रोज़ जब ये टीम वापस आई और इनसे जो हमारा रब्ता हुआ है, अभी तक जो हमें इत्तला मौसूल हुई हैं उसमें यह है कि आज और कल जो है वो रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और उसके बाद जो है उसको वफाकी हुकूमत को, महकमा दाखिला को भिजवा दी जाएगी। लेकिन इस रिपोर्ट में अभी तक जो हमें चीज़ें जो मिली हैं, जो हमारी इत्तलात हैं जो हमें मौसूल हुई हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि दुबई जाकर इस टीम को खातिर खा कुछ हासिल ज़्यादा नहीं हो सका। यहाँ तक कि अरशद शरीफ दुबई से क्यों गए और उनके जाने की वजह क्या थी, कि वो ख़ुद गए, उनको वहाँ से भेजा गया, इसके बारे में भी टीम को कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला। ये टेलीविज़न के मालिक से जो है वो रब्ता किया गया व्हाट्सएप पर, उन पर व्हाट्सएप पर उनसे बात की गई, उनको सवालनामा भेजा गया, लेकिन उनकी तरफ से भी इन सवालात के जवाब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर नहीं मिल पाए हैं। बल्कि टीम आमने सामने बैठ के तफ्तीश नहीं कर पाई। जब उनसे बात की गई उस नहीं, आमने सामने तो बिल्कुल वो हमारे जो ज़राए हैं वो हमें बता रहे हैं कि अभी तक टीम को ये नहीं पता चल सका कि टेलीविज़न के जो निजी टीवी के जो मालिक हैं कि वो दुबई में है या कनाडा में है, वो कहाँ है, उनके बारे में ये भी पता नहीं है। अच्छा। व्हाट्सएप पे उनसे जो बात हुई तो उन्होंने एक सियासी पार्टी पर इसका इल्ज़ाम ज़रूर आयद किया है कि अरशद शरीफ के कत्ल में वो मुलव्विस हैं, लेकिन उसके बाद जो दीगर सवालात थे उस पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इसके साथ साथ दुबई की जो इंतज़ामिया, जो वहाँ की हुकूमत है, उनकी तरफ से कोई ताउन नहीं किया गया इस टीम के साथ कि जिससे हमें ये पता चल सके अरशद शरीफ दुबई में कहाँ थे और दुबई में कितने दिन रहे, वहाँ से कब गए, क्यों गए, ये किसी सवाल का उनके पास कोई जवाब उनको मौसूल नहीं हुआ। इसके साथ साथ
निजी टीवी चैनल के एक और जो कि वहाँ के सीईओ कहलाते हैं, उनसे जो व्हाट्सएप पे उनका सवालनामा भेजा गया है उसका भी इस टीम को कोई जवाब नहीं मिला है। और मैं एक बात और वाज़ेह कर दूं, हमारा जो राब्ता हुआ उसमें टीम का ये कहना है कि जब हम कीनिया में थे और हमने वहाँ के जो पुलिस चीफ हैं उनसे एक मीटिंग के दौरान ये कहा कि अरशद शरीफ शहीद के जो आईपैड है और मोबाइल फ़ोन है वो आप लोगों ने वहाँ के इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले कर दिया है, हमें वो चाहिए। तो उन्होंने बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि एक जिस तरह अचानक उन्होंने अपने डीआईजी की तरफ देखा, अपने सेकंड की तरफ, और ये कहा कि कहाँ है वो आईपैड और मोबाइल फ़ोन, हमें तो उसके बारे में इल्म ही नहीं है। और एक बात और वाज़ेह कर दूं, हमारी टीम जो कि अरशद शरीफ की कत्ल के 10 रोज़ बाद कीनिया गई थी, उनका ये कहना है कि जब हम मुतल्लका पुलिस स्टेशन गए जहाँ इसके मुकदमे का इंदराज हुआ था, वहाँ एक हमें बैग मिला और बैग के ऊपर मट्टी थी, गर्द जमी हुई थी। तो हमने उस कमरे में बैठ गए, वो कहने लगे जी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आएंगे आपसे बात करेंगे। तो हमने उनसे कहा कि ये बैग किसका बैग पड़ा हुआ है ये? तो उन्होंने कहा जी वो पाकिस्तानी साफ़ी अरशद शरीफ जिनका यहाँ मर्डर हुआ था, ये बैग उनका है, उसके ऊपर गर्द जमी हुई थी। 10 रोज़ गुजरने तक बाद भी वहाँ की पुलिस ने उस बैग को खोल के देखा तक नहीं था कि इसमें क्या है। जी अच्छा, ये बताइए तो कि हमारी टीम ने फिर बैग खोलने की कोशिश की? जी, वो कह रहे हैं कि उसको हमने ये उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इस बैग को खोला जाए ताकि हम इसमें कुछ देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी नहीं, इसको हम आपको खोलने नहीं देंगे, ये हमारी कस्टडी में है। और हमने फिर उनसे इसरार किया कि हमें कुछ तो इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि इस बैग में आखिर क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी हम आपको इजाज़त नहीं देंगे, और वो बैग हम नहीं खोल सके और हम उनसे कुछ देर बात करने के बाद फिर वापस आ गए। ये बताइए कि कोई शवाहिद जो इस तरह का कोई सबूत जैसे बैग या इस तरह का और दीगर सामान जो अरशद शरीफ शहीद का केन्या में मौजूद था, तो क्या उन्हें वहां से मिल सका और टीम अपने साथ लेके आई? देखिए, इसमें एक बड़ी ख़ास मैंने उनसे एक सवाल किया था। मैंने कहा देखें, अगर हम उनका टेलीफोन का डेटा यहाँ तो पाकिस्तान में अगर वो नहीं भी थे वहाँ उनकी जहाँ उनकी शहादत हुई, क्या हम किस तरह उनके मोबाइल का डेटा ले सकते हैं व्हाट्सअप? उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हमें वहाँ से कोई शवाहिद, तो चूँकि उनका ना आईपैड मिला ना मोबाइल हमें दिया गया, तो हमने फेसबुक को व्हाट्सअप को हमने इसके बारे में लिखा है, वहाँ से अगर डेटा आएगा तो मिलेगा। लेकिन एक बात और उन्होंने बड़ी जो है वो मुझे चौंका दिया कि इस तरह के कत्ल में ज़्यादातर लोग जो है इस तरह की जो वारदातें होती हैं उसमें वक्त ज़्यादा गुजारते हैं, क्योंकि अगर 90 दिन से ज़ायद का वक्त गुजर जाए तो उसके बाद डेटा डिलीट हो जाता है। और शायद इसकी सुस्त रवि की एक वजह ये भी हो सकती है, इससे पहले भी कई इस तरह की वारदातें हुई हैं जिसमें 90 दिन अगर गुजर जाएँ तो उसके बाद अगर आप उसके मोबाइल का या डेटा लेने जाएँ तो वो आपको नहीं मिलता। पाकिस्तान में चूँकि व्हाट्सएप का ऐसा कोई हमारे पास सिस्टम नहीं है कि जिससे हम उसका डेटा ले सकें, तो हम मुतल्लिका जो है वो फेसबुक को लिखेंगे, व्हाट्सएप जो इंतज़ामिया उनको लिखेंगे, वहाँ से अगर हमें कुछ हासिल हो जाता है तो फिर हम जो है उस पर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, जिस तरह के कीनिया में जो खुरम और उनके जो भाई हैं वक़ार, उनके बारे में मैंने सवाल किया कि क्या वो आप लोगों से राब्ते में हैं, तो उनका ये कहना था कि नहीं, अब उनसे कोई राब्ता नहीं है। जब हम कीनिया गए थे 3 दिन तक हम उनसे बातचीत करते रहे, एक नॉर्मल जिस तरह हम बात करते हैं, और जब चौथे दिन हमने उनको कुरेदना शुरू किया तो उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर होना शुरू कर दिया और आज वो हमारे राब्ते में नहीं है। ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान के सफारत खाने हैं केन्या में, दुबई में, या पाकिस्तान के जो अहलकार सफारत खानों से जुड़े हुए होते हैं, वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, क्या उन्होंने पूरा ताउन किया हमारी टीम के साथ? देखिए, इस सिलसिले में जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुबैना तौर पर जो है, चूँकि दोनों अफसरान जो हैं वो खासा पुलिस में उनकी नौकरी रही है, तो वो उस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा मुबैना तौर पे कुछ लोगों से रब्ता हुआ था और कुछ लोगों ने शायद हमने रब्ता करने की कोशिश की और शायद वो हमसे रब्ता रखना ही नहीं चाहते थे, लिहाजा इस पर वो बात को गोल मोल कर रहे थे। वो कोई खुलकर इस पर उन्होंने बात नहीं की कि हमारे साथ उनका कितना तामुन रहा, वो नहीं करना चाहते थे, या शायद उनको कोई ऐसा कोई प्रेशर था कि वो हमसे रब्ता ना रख सके। हमने बार बार रब्ता तो किया,
लेकिन शायद उस तरह से उनका हमसे वो ताउन नहीं रहा जो एक होना चाहिए था। ये बताइए कि अब ये तफ्तीश यहाँ से ये टीम आगे बढ़ाएगी या रिपोर्ट सबमिट करने के बाद सब खामोशी हो जाएगी? देखिए, लगता तो ऐसे है कि जब ये रिपोर्ट जाएगी, इसको जाने में जब वक्त, अब जो चीज़ें जो सामने आ रही हैं, अभी तो आपको आपके इल्म में है कि यहाँ वो पीटीआई के जो रुकने कौमी असम्बली है मुराद सईद, उनको भी बुलाया गया है। फैसल वाडा जो साबका एमएनए और सेनेटर भी है, उनको भी बुलाया गया। लेकिन इसमें क्या अभी उनके पास ऐसी कौन सी चीज़ है? मैंने टीम से जब बात की, मैंने कहा देखें, आपने उन दोनों को भी तलब किया है, आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़ें मिल पाएंगी? तो उन्होंने कहा नहीं, ये सब सियासी बयानात हैं, अभी तक हमसे, बल्कि उन्होंने कहा कि हमसे एक पीटीआई के रहनुमा ने हमसे रब्ता किया और कहा कि यार आप ही कुछ बता दें हमें, हम वहाँ क्या बता पाएंगे। तो ये एक सियासी दंगल भी इसको हम कह सकते हैं कि वो अपने आप को जो है वो पॉलिटिकली वो ये दिखाने के लिए कि हमारे पास सब कुछ है, हालांकि उनके पास ऐसी कोई मालूमात अभी तक उनको नहीं मिल पाई है। कहते थे कि अगर इनके पास मालूमात होती तो नोटिस जारी होने से पहले भी ये हमें बता सकते थे। हमने नोटिस इसीलिए इनको जारी किए ताकि ये चैप्टर भी क्लोज हो के रोज़ कहते हैं हमें पता है, हमें पता है, तो आए भाई हमें बता दें। तो कल जो हमने देखा, जिन पीटीआई रहनुमा को बुलाया था, उनको जो शाम को हमने बयान सुने, उसमें तो हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि उनको कुछ मालूम हो। बहुत शुक्रिया शाहिद अंजुम, आप हमें बता रहे थे कि अरशद शरीफ की शहादत के और उनके कत्ल की तफ्तीश कहाँ तक पहुंची। प्रोग्राम में वक्त आया है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में पाकिस्तान और बलूचिस्तान की खुशहाली के सबसे बड़े मंसूबे रेकोडिक पर सदारती रेफरेंस पर आज फिर समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अत्याब बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच इस रेफरेंस पर समाअत कर रहा है। समाअत के दौरान रेकोडिक मंसूबे की सरमायाकार बैरिक गोल्ड कंपनी के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल देते हुए कहा कि सूबाई हुकूमतें बैनुल अक़वामी तजारती मंसूबों में दाखिल हो सकती हैं, अलबत्ता सूबाई हुकूमतें रियासती सतह के मुआहदे नहीं कर सकती। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि रेकोडिक मंसूबे में विफाक भी हिस्सेदार है, इसलिए सूबाई हुकूमत को सरमायाकारी की इजाजत का मसला नहीं। वकील ने अपने दलाइल में बताया कि बैरिक गोल्ड अदालत से राय इसलिए चाहती है ताकि पिछले रेकोडिक मंसूबे की तरह कानूनी पेचीदगियों से बचा जा सके। पाकिस्तान के डिफॉल्ट में जाने का खतरा बढ़ रहा है। रेकोडिक मुआहिदे में पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी यानी $4.297 अरब की सरमायाकारी हो रही है, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अत्ताब बंदयाल ने इस्तफसार किया कि क्या बैरिक गोल्ड पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर भी नजर रखे हुए है। बेहतर होगा कि अदालत को डराने की बजाय रेकोडिक मुआहिदे की शफाफियत से मुताल्लिक बताए। चीफ जस्टिस ने कहा अदालत को यह ना बताएं कि मईशतदानों की कौन सी गलतियों की हम सजा भुगत रहे हैं, जिस पर कंपनी के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि बैरिक गोल्ड मुल्कों को बैंकरप्सी यानी दिवालियापन से निकालने का कारोबार नहीं करती। अगर 15 दिसंबर को रेकोडिक मुआहिदा तय हो जाता है तो पाकिस्तान का $9 का जुर्माना खत्म हो जाएगा। मुआहिदे के बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुतवक्को जुर्माना भी खत्म हो सकता है। सोने और तांबे के निकाले गए ज़खायर को बंदरगाह के जरिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। वकील ने मजीद बताया कि बैरिक गोल्ड बलूचिस्तान में रेकोडिक के मकाम से बंदरगाह तक ज़ेरे ज़मीन पाइपलाइन बनाएगा। बैरिक गोल्ड बलूचिस्तान में सड़कें और कम्युनिटी डेवलपमेंट भी करेगी। मंसूबे से बलूचिस्तान में पहले 7,000 और तवील मुद्दती तौर पर 4,000 नौकरियां पैदा होंगी। अब केस की मजीद समाअत कल 23 को होगी। रेकोडिक रेफरेंस पर पहली समाअत रवां बरस 25 अक्टूबर को हुई थी। अब तक इस रेफरेंस पर 12 समाअतें हो चुकी हैं। 5 अक्टूबर को सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने रेकोडिक मंसूबे पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी थी। 18 अक्टूबर को वजीर आजम शहबाज शरीफ की सिफारिश पर सदर ने रेकोडिक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। ये रेफरेंस इसलिए दायर किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट से गैर मुल्की कंपनी के साथ मुआहिदे से मुताल्लिक राय ली जाए। 18 अक्टूबर को ही रेकोडिक पर सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए जस्टिस उमर अत्ताब बंदयाल ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था। हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।